हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस और एसएससी के सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शौर्य कंपटीशन में। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और दोस्तों, इससे पहले एसएससी के जीएस से संबंधित 5 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर अपलोड हो गए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उन सेट को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को लाइक कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस देश ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज किया है? दोस्तों, ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका ने इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दर्ज किया है। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि ये कब किया गया है तो ये किया गया है 2 जनवरी 2024 को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़ते हैं। मौर्य प्रशासन के अधीन शीताध्यक्ष अधिकारी थे? ऑप्शन ए चुंगी, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी खान। दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कृषि। दोस्तों, जो मौर्य प्रशासन के समय में कृषि अध्यक्ष थे उन्हें ही शीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, और जो मौर्य प्रशासन के अध्यक्ष हैं उनके बारे में देखते हैं। जो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे उनको पण्याध्यक्ष के नाम से जानते थे। और दोस्तों, जो आबकारी विभाग के अध्यक्ष थे, आबकारी विभाग के अध्यक्ष जो थे उनको सुराध्यक्ष के नाम से जानते थे। और दोस्तों, जो खान विभाग के अध्यक्ष थे उनको अकराध्यक्ष के नाम से जानते थे। और दोस्तों, जो वन विभाग के अध्यक्ष थे उनको कुप्याध्यक्ष के नाम से जानते थे। तो ये सभी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राज्यों को हिंदी भाषा का विकास करने का निर्देश किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 343, ऑप्शन बी अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350, ऑप्शन डी अनुच्छेद 351। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 351। दोस्तों, जो अनुच्छेद 351 है उसमें राज्यों को हिंदी भाषा का विकास करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, जो अनुच्छेद 343 है उसमें बताया गया है कि जो संघ की राजभाषा होगी वो हिंदी होगी। संघ की राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 348 है उसमें जो न्यायालय है और जो भी सभी विधेयक या बिल बोलते हैं इनको, ठीक है, और जो भी अधिनियम यानी एक्ट, ठीक है, इन सभी की जो भाषा है उसको अनुच्छेद 348 में डिफाइन किया गया है। ठीक है। और दोस्तों, इसी अनुच्छेद 343 में बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, दोस्तों जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है उसमें जो भी बिल मतलब विधेयक और जो भी अधिनियम पारित किए जाएंगे उन सभी की भाषा जो हो वो अंग्रेजी होगी। ठीक है। और दोस्तों, जो अनुच्छेद 350 है इसमें दिया गया है लोक शिकायतों की भाषा, लोक शिकायतों की भाषा। तो दोस्तों, ये सारे के सारे अनुच्छेद भी आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
2023 T20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असम। दोस्तों जो सत्रिया है ये एक शास्त्रीय नृत्य है और ये असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए कि जो ओडिशा है इसका शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो तमिलनाडु है इसका शास्त्रीय नृत्य क्या है? इसका शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। और दोस्तों जो केरल है, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक कथकली और दूसरा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। तो ये सभी के सभी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से किसके शासनकाल में सिकंदर महान का आक्रमण हुआ था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घनानंद। दोस्तों जो ये घनानंद का था ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक था ये। और इसी घनानंद के समय पर जो सिकंदर महान, जिसको अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं, उसका भारत में आक्रमण हुआ था। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि ये आक्रमण भारत में कब हुआ था, तो ये हुआ था 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में हुआ था सिकंदर महान का आक्रमण। ठीक है दोस्तों, जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु चाणक्य की मदद से नंद वंश के इस अंतिम शासक घनानंद की हत्या करी थी। ठीक है चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस भारतीय व्यक्तित्व को ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड दिया था, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कब हुआ था 1919 में हुआ था, इसमें जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में पहुंचकर अंधाधुंध गोली की फायरिंग कराई थी, जिसमें कई हजारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे। तो इसी हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये नाइटहुड की उपाधि को जो हो वापस कर दिया था। दोस्तों ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए भाखड़ा नंगल, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर, ऑप्शन सी हीराकुंड, ऑप्शन डी टिहरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन सागर। दोस्तों ये जो नागार्जुन सागर बांध है ये विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है। विश्व का सबसे ऊंचा चिनाई वाला बांध है ये। और दोस्तों जो ये नागार्जुन सागर है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, जो भाखड़ा नंगल बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलुज नदी पर बनाया गया है। सतलुज नदी पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है ये, काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी के एग्जामों में। और ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों जो हीराकुंड है, हीराकुंड बांध जो है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये महानदी पर बनाया गया है। और ये जो है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। ये ओडिशा राज्य में स्थित है। दोस्तों जो हीराकुंड बांध है ये
दुनिया का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, ये क्या है, विश्व का सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है। कौन सा बांध है सबसे लंबा बांध विश्व का? हीराकुंड बांध। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो टिहरी बांध है, ये टिहरी बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो ये बनाया गया है भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर बनाया गया है ये। ठीक है। और दोस्तों ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। जो टिहरी बांध है ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों ये सभी की सभी की पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। असम राज्य सरकार की कैबिनेट ने कब 4 नए जिले बनाने का फैसला किया? ऑप्शन ए अगस्त 2023, ऑप्शन बी जुलाई 2023, ऑप्शन सी सितंबर 2023, ऑप्शन डी जून 2023। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अगस्त 2023। दोस्तों ये 28 अगस्त 2023 को जो असम राज्य की कैबिनेट है उसने 4 नए जिले बनाने की घोषणा की है, मतलब इन्होंने फैसला लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से भोरघाट किसे जोड़ता है? ऑप्शन ए केरल को तमिलनाडु से, ऑप्शन बी मुंबई को पुणे से, ऑप्शन सी मुंबई को नासिक से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई को पुणे से। दोस्तों जो भोरघाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और अगर पूछा जाए कि ये भोरघाट कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है वो कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री, तो ये हैं एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं वो महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और दोस्तों जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है वो जोड़ता है पाल घाट, पाल घाट। ठीक है। और दोस्तों जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है तो ये कौन सा घाट जोड़ता है, तो ये जोड़ता है थाल घाट, थाल घाट। इसको कसारा घाट के नाम से भी जानते हैं, कसारा घाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए कि जो ये पाल घाट है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाल घाट जो है ये केरल में स्थित है। ये कहाँ पर है, केरल राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। व्यक्तिगृह सत्याग्रह करने वाले, सॉरी व्यक्तिगृह नहीं है ये व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आचार्य विनोबा भावे। दोस्तों जो आचार्य विनोबा भावे हैं ये व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे। ठीक है। और इन्होंने ही भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, तो ये की थी आचार्य विनोबा भावे ने। और दोस्तों ये तो सबसे पहले व्यक्ति हो गए, जो सबसे पहले सत्याग्रही है वो कौन है, आचार्य विनोबा भावे। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं ये दूसरे सत्याग्रही हैं, दूसरे सत्याग्रही। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? ऑप्शन ए पद्म विभूषण, ऑप्शन बी पद्म भूषण, ऑप्शन सी पद्म श्री, ऑप्शन डी भारत रत्न। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्म विभूषण। दोस्तों जो पद्म विभूषण है ये दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला। ठीक है। दोस्तों जो पद्म विभूषण है उसकी जो शुरुआत थी वो 2 जनवरी 1954 को की गई थी, 2 जनवरी 1954 को हुई थी। और जो पहला पद्म विभूषण पुरस्कार था वो किसे दिया गया था, ये दिया गया था सत्येंद्र नाथ बोस को, सत्येंद्र नाथ बोस और प्लस अन्य
और भी काफ़ी सारों को दिया गया था ये, ठीक है। और कब दिया गया था ये 1954 में दिया गया था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो भारत रत्न है ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है ये, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। निम्न में से किसकी विमा रेखीय संवेगी विमा के समान है? ऑप्शन ए ऊर्जा, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी आवेग। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवेग। दोस्तों देखिए, जो आवेग होता है, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, आवेग बराबर होता है बल गुणा समय, ठीक है दोस्तों। और जो बल की विमा होती है वो होती है ML_T-2, और जो समय की विमा होती है वो होती है T। तो दोस्तों यहाँ से इसको सॉल्व करके आ जाएगा, ये T-2 है और यहाँ पर 1 है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ML_T-1। अब दोस्तों देखिए संवेग की विमा देखते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग, और द्रव्यमान को M से, V को वेग से। तो P बराबर mv फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो द्रव्यमान की विमा होती है m और वेग की विमा होती है LT-1। जब इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा MLT-1। ये भी MLT-1 आया, ये भी MLT-1 आया, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पूंजीगत व्यय या राजस्व घाटे में पर्याप्त वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन ए राजस्व घाटा, ऑप्शन बी बजट घाटा, ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा, ऑप्शन डी प्राथमिक घाटा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। रक्तचाप मापने के उपकरण का नाम है। ऑप्शन ए थर्मामीटर, ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्फिग्मोमैनोमीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। चुनारगढ़ का प्रथम घेरा किसके द्वारा डाला गया? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह सूरी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी सिकंदर सूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। दोस्तों जो हुमायूं थे ये मुगल वंश के दूसरे शासक थे, ठीक है, और इन्होंने ही चुनारगढ़ का प्रथम घेरा डाला था। और पूछा जाए कब डाला था ये, तो ये 1532 ईस्वी में डाला था, ठीक है। और वहाँ ये घेरा जो किस लिए डाला गया था, वहाँ पर जो है शेरशाह सूरी का जो है ये चुनारगढ़ जो था शेरशाह सूरी का ये किला था, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। बेगम अख्तर कला की किस विद्या से संबंध है? जो बेगम अख्तर है दोस्तों, जो बेगम अख्तर हैं ये कला की किस विद्या से संबंधित हैं? ऑप्शन ए लोक कला से, ऑप्शन बी चित्रकला से, ऑप्शन सी संगीत कला से, ऑप्शन डी नृत्य कला से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संगीत कला से। दोस्तों जो बेगम अख्तर हैं वो संगीत कला से जो है संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका के प्रावधान शामिल है? ऑप्शन नंबर ए भाग 5, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 6, ऑप्शन डी भाग 3। तो दोस्तों जो संघ की कार्यपालिका है वो भाग नंबर 5 में डिफाइन की गई है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। जो भाग 4 है, संविधान का जो भाग 4 है वो DPSP से संबंधित है, DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है ये, ठीक है दोस्तों। और जो भाग 6 है ये राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है, ठीक है। और दोस्तों जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दोस्तों ये सारी की सारी बातें भी आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ऑप्शन ए भगवान राम, ऑप्शन बी भगवान विष्णु, ऑप्शन सी भगवान इंद्र, ऑप्शन डी भगवान शिव। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भगवान शिव। दोस्तों जो रामप्पा मंदिर हैं वो भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। और दोस्तों ये जो मंदिर हैं ये तेलंगाना राज्य में स्थित है।
कहाँ पर स्थित है ये? तेलंगाना राज्य में स्थित है ये, ठीक है। और दोस्तों जो भगवान राम का मंदिर है वो राम जन्मभूमि के नाम से है, राम जन्मभूमि के नाम से बनाया गया है। और कहाँ पर बनाया गया है ये? अयोध्या में बनाया गया है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। और जो भगवान विष्णु का मंदिर है वो बद्रीनाथ मंदिर, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बद्रीनाथ में स्थित है। और बद्रीनाथ कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है दोस्तों। और जो भगवान इंद्र का मंदिर है उसका नाम है इंद्रेश्वर मंदिर, ठीक है दोस्तों। और ये पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। और जो इंदौर है ये मध्य प्रदेश में है। इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1826, ऑप्शन बी 1827, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन डी 1829। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1828। दोस्तों जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुई थी। और अगर पूछा जाए ये किसने की थी, मतलब इसके संस्थापक कौन थे, तो ये थे राजा राम मोहन राय। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। यस दलेपन निम्न में से किसकी एक पतली परत के लेपन द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए एक विधि है? ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी सिल्वर, ऑप्शन डी जिंक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक। दोस्तों जो यस दलेपन है वो जिंक की एक पतली परत चढ़ा देते हैं किस पर? आयरन पर। और वो भी किसके लिए? इसको आयरन को जंग से बचाने के लिए। तो इसी विधि को क्या कहा जाता है? यस दलेपन कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था? ऑप्शन ए लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन सी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं इन्होंने सती प्रथा को क्या किया था? अंत किया था। और दोस्तों जो लॉर्ड ऑकलैंड है इन्होंने इम्पोर्टेंट क्या काम किया था? इन्होंने जो शेरशाह सूरी मार्ग था, ठीक है, उसका नाम बदल कर ग्रांड ट्रंक रोड कर दिया था, जिसको जीटी रोड के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। अप्रैल 2023 में हिमालयी बौद्धों ने प्रमुख बौद्ध सभा की मेजबानी कहाँ की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों जो अप्रैल 2023 में जो हिमालयी बौद्धों ने एक बौद्ध सभा मतलब बौद्ध जो हो वो सभा की थी, वो कहाँ पर की थी? वो की थी अरुणाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। पोषण की वह विधि जिसमें जीव सरल पदार्थों से स्वयं भोजन बनाते हैं कहलाती है? ऑप्शन ए स्वपोषी पोषण, ऑप्शन बी विषमपोषी पोषण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा दोस्तों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी पोषण। देखो दोस्तों स्वपोषी का मतलब खुद से पोषण करना, मतलब खुद से भोजन बनाना, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया है कि स्वयं से भोजन बना रहे हैं, ठीक है। तो स्वयं से भोजन बनाने वाले और वो भी सरल पदार्थों से क्या कहलाते हैं? स्वपोषी पोषण कहलाते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। लावणी किस राज्य की पारंपरिक नाट्य शैली है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। दोस्तों जो लावणी है वो महाराष्ट्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्यौहार है। और दोस्तों जो गुजरात है, गुजरात का डांडिया भवई जो हो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों बिहार का जो हो छठ पूजा, बिहार का छठ पूजा जो त्यौहार है ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर की
क्लास हर रोज़ सुबह 7 बजे अपलोड हो जाती है, जिसमें 1 घंटे का कंटेंट मात्र 10 मिनट की वीडियो में ही उपलब्ध करा दिया जाता है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की उस क्लास को सभी ज़रूर देखें। धन्यवाद।